हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हो गए हैं। 11th ऑफ मई है आज, और आज के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम देखेंगे। एडिटोरियल तो आज बहुत अच्छे नहीं आए हैं, एक दो एडिटोरियल थे वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे तो उसको हमने स्किप किया है। लेकिन आज एडिटोरियल की जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने चीज़ रखी है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ जब टॉपिक डिस्कस करती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने चाहिए, क्वेश्चंस देखने चाहिए। कई देखते होंगे, कई सारे बच्चे नहीं देखते होंगे, तो इसलिए आज मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थ्रू आउट द वीक हमने डिस्कस किया हुआ है जिन जिन टॉपिक्स पे, वहाँ से अगर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन बना है तो 5-6 क्वेश्चन हमने आज अपनी पीपीटी में शामिल कर लिया है। तो आज जो है वो मैं क्वेश्चन बताऊंगी, उसको मैं पूरी तरीके से पढ़ के आपको चीज़ें आपको क्वेश्चन करूंगी और उसके जो आंसर होंगे वो कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उनके आंसर सर्च करने हैं। अगर आपने क्लासेस अच्छे से ली है तो कई आंसर्स ऐसे होंगे जो आप खुद भी रीच कर जाएंगे, खुद भी आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, वो दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए रह जाएंगी। इसलिए आज जो क्वेश्चंस होंगे उसका जब हम एनालिसिस करेंगे वो हम कल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या हैं, और उसके बाद हम अपना चर्चा को है शुरू करते हैं इन डिटेल। पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा खुशी की लहर दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि उनके प्यारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो छूट करके आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को अभी एंटरिम बेल मिल गई है, ये 1 जून तक के लिए मिली है। बिल्कुल क्लीन चिट नहीं मिली है अभी इनको, लेकिन 1 जून तक एटलीस्ट फॉर 23 डेज़ के लिए अराउंड इनको क्या मिल गई है, एंटरिम बेल मिल गई है। और ये बेल इसलिए दी गई है क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, तो यहाँ पर कैंपेनिंग वगैरह करने के लिए इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ऐसा ना हो कि बाद में केजरीवाल जी खुद जा करके एक पिटीशन डाल दें कि भाई डेमोक्रेसी का ब्रीच हो रहा है यहाँ पे और मुझे लड़ने के लिए कुछ दिया ही नहीं गया, मुझे माहौल ही नहीं दिया गया, मुझे अवसर ही नहीं दिया गया कि मैं जनता तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कोर्ट ने क्या किया है कि कोर्ट ने पहले ही एंटरिम बेल दे दी है केजरीवाल जी को कि भैया जाओ अपनी कैंपेनिंग करो, जनता से वोट मांगो, जनता अगर आपको वोट दे दे तो ठीक है, अच्छी बात है। तो फर्स्ट हाईलाइट क्या है, एंटरिम बेल इज़ ग्रांटेड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स कहने का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और ईडी के बीच में बहुत ही टसल चला। आगे देखेंगे कम से कम 3 जो आर्टिकल्स हैं वो केवल और केवल केजरीवाल जी की बेल से रिलेटेड हैं। अलग अलग मामले हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें एड्रेस की गई है। ईडी ने कुछ अपने पक्ष रखे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ पक्ष रखे हैं, तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये पहली हाईलाइट है। दूसरी हाईलाइट क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो ये जो है, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है जो कि केजरीवाल जी के केस से ही रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होते हैं उनके ऊपर में एक्टिविटीज़ जो है, जो केजरीवाल की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे कोई भी सैंक्शन या कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उनको एज अ सीएम काम करने से रोका गया है, उनकी जो कार्यालय है, सचिवालय है, वहाँ पे जाने से उनको रोका गया है। बट एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो क्या कर सकते हैं, अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं, रैलियाँ कर सकते हैं और लोगों से वोट मांग सकते हैं। तो देखेंगे हम कि किन किन चीज़ों के लिए उनको मनाही है और क्या क्या काम वो कर सकते हैं अभी जो ये एंटरिम बेल वाला जो इनका पूरा टेन्योर है उसमें। अगली हाईलाइट क्या है, एससी ग्रांट्स एंटरिम बेल टू केजरीवाल टिल जून 1। तो मैंने बोला ना 3 जो एडिटोरियल हैं, 3 जो आर्टिकल्स हैं वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट आई हुई है केजरीवाल से रिलेटेड उससे लेकर के है। और तीनों ही जजमेंट में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है। जैसे कि ईडी ने बोला था कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल डेमोक्रेसी का खतरा मान करके काम नहीं करना चाहिए। और जो हमारा आरपीए एक्ट है 1951 का, इसमें भी बोला गया है कि जो राइट टू वोट है वो कोई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट है और इनको देना ही देना है। तो इस तरीके के कुछ अपनी बातें ईडी ने रखी है, और उसके ऊपर जो है कुछ अपनी प्रीवियस टाइम में जो जजमेंट लिए गए हैं कोर्ट के द्वारा उसको रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कुछ बातें रखी और उसके बाद एंटरिम बेल दी गई। तो क्या है पूरा मुद्दा, थोड़ा सा समझ लेंगे सो दैट आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि किन बेसिस पे इनको छोड़ा गया है। ठीक है, अगली हाईलाइट क्या है, गवर्नमेंट नोटिफाइज एक्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस कंट्रोल। तो अभी जो है आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारे यहाँ की, वहाँ पर उनके लिए कुछ नए रूल्स, नए एक्ट बनाए गए हैं। तो हम देखेंगे प्रीवियस जो हिस्ट्री क्या रही है उसकी, किस तरीके से हमारी वायुसेना, थल सेना, जल सेना किस तरीके से किस एक्ट के तहत काम करती है, और अभी जो नए जो आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड जो भी एक्ट बन रहे हैं उनमें क्या चीज़ें मेंशन की गई है, क्या उनमें ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप लिए गए हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो हम इसको देखेंगे।
अगली न्यूज़ क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री इशूज़ नॉर्म्स फॉर कंफर्मिंग हीट रिलेटेड डेथ। तो अभी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है सारे हॉस्पिटल्स को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सारे हॉस्पिटल्स को एडवाइजरी जारी की है। हीट वेव से रिलेटेड है ये पूरी एडवाइजरी, और उसमें बोला गया है कि अगर हीट वेव जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर सारे हॉस्पिटल्स में पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए, सारे संसाधन सारे रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए, सो दैट ये केस ना आ जाए कि हीट वेव की वजह से लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया और वहाँ पर बेड ही नहीं है, वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट नहीं है जो उनके इलाज के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके की पहले ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर दी है सारे जो हॉस्पिटल्स हैं कि सारी व्यवस्था आप करके रखिए, क्योंकि अभी जैसे जैसे मई से लेकर के जून तक का, मिड जून तक का जो पूरा समय रहेगा उसमें गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सारे सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। अगली न्यूज़ क्या है, पॉलिश फार्मर मार्च अगेंस्ट ईयू क्लाइमेट पॉलिसी। अब ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड मुद्दा है। जो पोलैंड है वहाँ पर जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट है वहाँ की उससे लड़ रहे हैं। किस मामले में, क्लाइमेट चेंज के मामले में। मुद्दा क्या है उसको हम देखेंगे फिलहाल, और इस तरीके के केसेस हर जगह आते हैं, पर ये केसेस ये जो केस है वो थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि जो किसान हैं वो क्लाइमेट को ध्यान में रख कर के काम करें, और किसानों का ये कहना है कि हमारी खुद की ज़मीन पे हम एक स्लेव की तरह, एक दास की तरह काम नहीं कर सकते। हमारी ज़मीन है तो हम क्या उगाएंगे क्या नहीं उगाएंगे, किस टाइम पे उगाएंगे, ये हमारी किसानों की अथॉरिटी है, उनका अधिकार है। तो गवर्नमेंट हमको ये ना बताए कि हमको क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है। तो क्या मैटर है, बहुत ही अलग यूनिक सा मैटर है, तो देखेंगे उसको। अगली न्यूज़ क्या है, इंडिया बैक्स पैलेस्टीन्स बिड फॉर फुल यूएन मेंबरशिप। तो अभी यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे जब से ये इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है तब से लेकर के यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर एक मुद्दा निकल के आया है कि पैलेस्टीन के साथ में बहुत गलत हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो कैसे उन सारी चीज़ों को ओवरकम करना है, ठीक करना है। साथ के साथ में अभी एक बात ये भी चल रही है कि पैलेस्टीन को क्या कर दिया जाए, यूएन में एक फुल मेंबरशिप दे दी जाए। तो उसके लिए वोटिंग कराई गई थी। लगभग 143 लोगों ने क्या किया है, इनके फेवर में, पैलेस्टीन के फेवर में वोट किया है। उनमें से एक इंडिया भी है। तो देख लेंगे हम। अब यहाँ पर क्या होता है, इंडिया के संबंध इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, इंडिया के संबंध पैलेस्टीन के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन अगर पैलेस्टीन का सपोर्ट इंडिया ने कर दिया तो इजराइल के ऊपर और इंडिया के रिलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ज़रूरी है कि हम बैकग्राउंड में जाएँ, हिस्ट्री में जाएँ और देखें कि किस तरीके से हमारे इजराइल के साथ और पैलेस्टीन के साथ, दोनों के साथ संबंध किस तरीके से इस्टेब्लिश हुए हैं और क्या संभावनाएं हैं आगे उसको किस तरीके से ले जाने की। तो देखेंगे इसको। अगली न्यूज़ क्या है, चैस बिटवीन बाइडेन एंड नेतन्याहू वाइडन्स इजराइल वोव्स टू कंटिन्यू वॉर। अब ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए एक जनरल अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पर यूएसए आ जाता है और यूएसए का किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी के साथ में कोई भी इशू निकल के आता है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड पे पड़ता है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है, एक कंट्री के साथ में अगर दूसरे कंट्री का कोई भी चीज़ हुआ, कोई भी मुद्दा गरमाया, उसका इम्पैक्ट जो है वो सभी कंट्रीज़ को भुगतना पड़ता है। बीट वो चाहे वो ट्रेड के फॉर्म में हो, क्रॉप्स के मामले में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में हो, है ना। तो अभी बात की गई है कि बाइडेन ने बोला था नेतन्याहू जी को कि भैया वॉर को रोक दो, जो आप पीछे पड़े हुए हो। इजराइल के जो ये पीएम है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, तो इनको बोला था कि आप वॉर रोक दो, अब बहुत हो गया। लेकिन जो नेतन्याहू है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वजह से इन दोनों के रिलेशन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आ रही है। जो यूएसए है वो बहुत हद तक सपोर्ट करता है इजराइल को, लेकिन अभी उन्होंने बोला था कि हम, अगर इन्होंने वॉर नहीं रोकी तो अब हम कुछ ऐसे हैवी जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वॉर इक्विपमेंट्स होते हैं, हथियार होते हैं, उसको हम इजराइल को प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ मामला आया है, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, आज एडिटोरियल्स अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं, न्यूज़ भी बहुत कम आई हुई है। तो आज हम लास्ट में क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ये वो क्वेश्चन है जो इस पूरे हफ्ते हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका एक क्विक रिवीजन भी होता चलेगा। हफ्ते दर हफ्ते जो भी हम चीज़ें टॉपिक्स जो पढ़ेंगे उसके जो भी PYQ हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसका आपका एक रिवीजन भी होता रहेगा। तो कल जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, आज मैं क्वेश्चन बताऊँगी, उसके आपको आंसर देने हैं, थोड़ी रिसर्च करनी है। कल जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो पूरा आपका ये हफ्ता जो आपने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं हमारे साथ में, वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही हाईलाइट। अब चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं
पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ क्या है, एंटरिम बेल इज़ ग्रांटेड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो यहाँ पर बात की गई है, जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, केजरीवाल जी को बेल दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने किन फैक्ट्स के आधार पर बेल दी है? पहली बात तो ये कि लीकर मामले में अभी तक केजरीवाल के लिए कोई भी ऐसे सबूत निकल के नहीं आए हैं जिसमें ये प्रूफ हो पाए कि केजरीवाल इसमें क्या है, एक तरीके से अपराधी हैं। अभी तक सिर्फ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, हियरिंग चल रही है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा एक डेमोक्रेसी का पिलर होता है ना, डेमोक्रेसी में जो एक चीज़ होती है कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का और वोट देने का एक अधिकार होना चाहिए, है ना, बेसिक राइट होना चाहिए। और जब केजरीवाल जी जब तक इनके ऊपर कोई मामला लागू नहीं होता, मतलब कि कोई मामला अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तब तक अभी ये क्या है, क्रिमिनल की कैटेगरी में इनको नहीं लाया जा सकता। साथ के साथ में जो कोर्ट ने बोला है कि जो सीआरपीसी का हमारे यहाँ प्रोविज़न है, सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो हमारा पुराना, उसमें एंटरिम बेल को वेल डिफाइंड नहीं किया गया है। अगर उसमें डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया जाता कि बिल्कुल इन आधारों पर ही आप बेल दे सकते हैं और इन आधारों पर बेल नहीं दे सकते हैं, तब तो हम उनके अकॉर्डिंग देख करके काम कर लेते। और अगर कोई भी आधार नहीं होता, कोई भी बेस नहीं होता, तो केजरीवाल को हम बिल्कुल भी बेल नहीं देते, उनको जेल के अंदर ही रखते। लेकिन सीआरपीसी का जो इंटरिम बेल का डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है, क्लियरली मेंशन नहीं है कि इंटरिम बेल जो है किस बेसिस पे दी जाएगी। इसलिए हम अपना चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, केजरीवाल जी को बेल दे रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक ये मुद्दा निकल के आया। उसके बाद में एक दूसरा जो है, ईडी ने एलिगेशन लगाया। ईडी ने बोला कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किन के लिए आती हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके लिए। एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, मैंने इसको पहले भी बताया हुआ है कि जो 50 होता है, जनता पहले आती है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जो है, इसमें जनता के लिए जो प्रोविजंस हैं कि जनता को कैसे वोट देना है, क्या एज लिमिट होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, इस तरीके के। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का है, उसमें किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए, यानी कि जो भी नेता है, प्रतिनिधि है, सांसद वगैरह है, उनके लिए यहाँ पर प्रोविजंस है। इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक नेता है, एक पॉलिटिकल लीडर है, उसको किस तरीके से व्यवहार करना है, क्या क्या उसके राइट हैं, बोलने का अधिकार है कि नहीं, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, तो ईडी ने इसका रेफरेंस देते हुए बोला है कि इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं किया गया है कि बिल्कुल किसी को वोटिंग के लिए देना ही देना है, आपको मतलब आधार देना ही देना है। और इसमें भी कोई चीज़ ऐसी मेंशन नहीं है कि डेमोक्रेसी ब्रीच हो रही है अगर किसी व्यक्ति को इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करने ना दिया जाए, इस तरीके के प्रोविजंस इसमें मेंशन नहीं है। तो ईडी ने अपना एक पक्ष रखा कोर्ट के सामने। ठीक है, फिर इसके ऊपर मुद्दा चला। उसके बाद में क्या हुआ, जो कोर्ट है उन्होंने फिर से एक बात बोली। कोर्ट ने क्या बात बोली कि इसी तरीके से एक मामला आया था आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को लेकर के। ठीक है, तो जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, चंद्रबाबू थे वो, शायद जब सीएम थे वो आंध्र प्रदेश के, तो उनके रिगार्डिंग भी सेम केस था और कोर्ट में गया था वो मामला और उनको भी बेल दी गई थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसका रेफरेंस दिया और बोला कि जब हमने अपने प्रीवियस जो एक्टिविटी थी, प्रीवियस जो हमने जजमेंट ली थी, उसमें हमने इस तरीके की चीज़ें की थी, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ फैक्ट नहीं मिल पाए थे और कुछ क्लियरिटी नहीं आ पाई थी, इस वजह से तो हम उसका रेफरेंस लेते हुए हम इनको भी बेल दे रहे हैं। ये बेल कब तक के लिए दी जा रही है? 1 जून के लिए दी जा रही है। और फिर से क्या होगा, वापस से ये वापस चले जाएंगे जेल में। अब जब इनको इंटरिम बेल दी गई है तो इनके ऊपर कुछ लगाए गए हैं लिमिटेशंस, जैसे कि ये अपने सीएम के अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी फाइल वगैरह है वो बिल्कुल भी सिग्नेचर नहीं करेंगे, अपने सेक्रेटरीट में नहीं जाएंगे, अपने कार्यालय में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी इनको इंटरिम बेल सिर्फ इस बिहाफ पे दी गई है कि ये जाकर के पॉलिटिकल जो भी इनकी कैंपेनिंग है वो कर पाएँ, जनता से वोट मांग पाएँ, सो दैट बाद में ये ना हो कि इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, चुनाव लड़ने के लिए इनको अवसर नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए ये सारा मुद्दा निकल के आया है। अलग अलग 2-3 आर्टिकल्स के थ्रू इनको चीज़ें बताई गई कि किस तरीके से इनको इंटरिम बेल मिली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी थोड़ी बहुत मिल गई होगी। तो हमारी अगली न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ है आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। जीएस पेपर 3 में जो डिफेंस वाला सेक्टर है, सेक्शन है, वहाँ से
डिफेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सभी को मालूम है। जिस तरीके के हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अभी मालदीव जो है नाक में दम किया हुआ है, श्रीलंका जो है वो कभी भी किधर भी चला जाता है चाइना के साथ, कभी कभी इंडिया के साथ, इस तरीके से, है ना। तो कुछ हमारे इतने अच्छे पड़ोसी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमको अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत ही मजबूत करके रखना होता है। और अभी जो है अगर आप देखेंगे इस गवर्नमेंट में, तो पिछले 3-4 सालों में डिफेंस के ऊपर में खर्च जो है वो बढ़ाया गया है। स्वदेशी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ पर अपने देश में ही हथियारों को बना रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ में अगर आप बात करें कि हर साल जो बजट आता है, अभी तो इस बार इंटरिम बजट आया है, अभी जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो फुल अपना साल भर का वो बजट पेश करेंगे, लेकिन पिछले बजट की अगर तुलना की जाए तो लगभग 8% ओनली डिफेंस के लिए टोटल उनके बजट का क्या होता है, अलॉट होता है ना। मतलब डिफेंस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अभी क्या किया है, हमारी जो गवर्नमेंट है पहले से ही हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके लिए एक एक्ट बना हुआ है 1950 का, जिसके तहत उनको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जिनके तहत वो गवर्न किए जाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हमारी गवर्नमेंट ने इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी क्या किया है, एक एक्ट बनाया है। तो इसको क्या नाम दिया गया है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट, ठीक है। 2023 का ये एक्ट है जिसके ऊपर में कुछ नए नए संशोधन किए जा रहे हैं। और ये इसलिए बनाया गया है, मतलब कि अभी तक जो तीनों सेनाएं हैं वो एक अलग हैं। अब जो एक और भी आर्म फोर्स जैसा ग्रुप होगा, जिसमें क्या होगा, एक चीफ व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति होगा जो कि सारे ही सेनाओं को एक जगह इकट्ठा करके एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेगा। तो इसके लिए ये बनाया गया है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट, ठीक है। इसके नाम में ही है कि कमांड का कंट्रोल, साथ के साथ डिसिप्लिन, यानी कि ये जो ऑफिसर्स होंगे उनको किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से आचरण करना है, इनसे रिलेटेड भी चीज़ें आई हैं। कई बार आपने देखा होगा, 1-2 न्यूज़ आई हुई है 2-3 साल पहले, किसी सेना के ही किसी सैनिक ने एक वीडियो डाला था जिसमें उसने बताया था कि हमारे को खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, रहने के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है। तो इस तरीके का जो एक्शन होता है उससे क्या होता है, पूरी देश की सेना के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इस तरीके के आचरण को रोकने के लिए और एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए भी इस तरीके के जो एक्ट है वो बनाए जाते हैं, ठीक। तो डिफेंस से रिलेटेड जब मामला आए कि डिफेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वे फॉरवर्ड इंडिया ले रही है, किस तरीके से वो अपने डिफेंस को और मजबूत कर रही है, तब आप वहाँ पर इन तरीके के एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोविजंस हैं और पहले किस तरीके से काम होता था और अब क्या नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 1950 का एक्ट है जिसमें सेना जो है, मतलब कि नौसेना, वायुसेना के कर्मियों को क्या किया जाता है, इस एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है, या इस एक्ट के तहत वो अपना काम करते हैं। तो सेना अधिनियम है 1950 का, उसके बाद नौसेना अधिनियम है 1957 का, और वायुसेना अधिनियम भी है 1950 का। तो इस तरीके से जो है तीनों सेनाएं हैं, इनके लिए एक्ट है और वो अपना काम करती हैं, ठीक। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है कि अब कई अंतर सेवा संगठन भी आ गए हैं, ठीक है। जो ISO की बात की जा रही है, तो ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ये क्या करती हैं, इनको एक तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की सर्विसेज के लोग होते हैं जिनको एक जगह ला करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बस एक ही चीज़ होती है, मुद्दा यही होता है कि कभी भी कोई इमरजेंसी लाइक कंडीशन आए तो सारे ऑफिसर, सारी सेनाएं क्या हो, इस तरीके से वेल ट्रेंड हो कि वो एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें, सो दैट कभी भी इमरजेंसी वाली स्थिति आए तो हम पैनिक ना करें और इंडिया बिल्कुल ये सोच के चले कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इस तरीके की ट्रेनिंग है कि हम आने वाली किसी भी जो भी समस्या है उसको हम बिल्कुल अच्छे से टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISO को बनाया गया है और अभी इसके लिए एक्ट वगैरह में बार बार संशोधन किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें बात क्या की गई है कि वर्तमान में अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या फिर ऑफिसर इन कमांड होते हैं, जिनके बारे में बात की कि एक व्यक्ति होता है जो सारी चीज़ें क्या करता है, कमांड करके रखता है, उसको कहते हैं कमांडर इन चीफ या फिर ऑफिसर इन कमांड, ठीक है। और यही काम क्या करता है, सभी कर्मियों के अनुशासन किस तरीके से उनमें लाना है, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, वो काम करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का यहाँ पर
प्रयोग करता है कौन? कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो पहली बात तो डिफेंस रिलेटेड सारे मामले जो हैं वो आपके रक्षा मंत्रालय के अंदर आएंगे। ये एक्ट कब आया था? तो एक विधेयक पेश किया गया था मार्च 2023 में। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ कि जांच की गई उस रिपोर्ट के बारे में। फिर अप्रैल 2023 में जो स्थायी कमेटी बनी, और स्थायी कमेटी ने इन सारी चीज़ों को, रक्षा से संबंधित एक स्थायी कमेटी बनी। कमेटी ने क्या किया? इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट किया कि जो रिपोर्ट आई है उसमें चीज़ें ठीक है नहीं है। उसके बाद से इस तरीके के एक्ट बनाने के लिए क्या हुए? काम अपने शुरू हुए। और उसके बाद कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को ऐसे संगठनों में सेवारत जितने भी कर्मी हैं उनके क्या है? अनुशासनात्मक गतिविधियों को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए या फिर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कमांडर इन चीफ को चुना गया। ठीक है, तो इसी में अब थोड़ा सा संशोधन किया गया है। और ये जो ISO हैं अभी फ़िलहाल कहाँ कहाँ पर काम करते हैं? तो मौजूदा अगर आप देखेंगे इस समय में कहाँ कहाँ गठित हैं, तो अंडमान निकोबार वाले कमान में ये ISO आते हैं। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, वहाँ पर भी साथ के साथ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो इन 3 सेक्शंस में ये जो ISO हैं वो मिल करके काम करते हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार का ये संयुक्त सेवा कमान है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसमें सभी सर्विसेज के लोग आकर के एक साथ कोऑर्डिनेशन बना करके काम करते हैं। ठीक है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। कमांडर इन चीफ कौन हो सकता है ये बताया गया है? जो कि नियमित सेना में एक जनरल अधिकारी या फिर ब्रिगेडियर की पोस्ट से ऊपर का कोई अधिकारी हो, यानी ब्रिगेडियर के रैंक से ऊपर का कोई अधिकारी है जो कि रेगुलर अभी सेना में है, उस व्यक्ति को कमांडर इन चीफ बनाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद है नौसेना का ध्वज अधिकारी। ठीक है, जिसको बोलते हैं एडमिरल या फिर एडमिरल जनरल। तो उससे ऊपर या फिर वो व्यक्ति है उसको भी कमांडर इन चीफ बनाया जा सकता है। और वायुसेना में जो ग्रुप कैप्टन के पद से ऊपर कोई व्यक्ति है तो उसको भी कमांडर इन चीफ बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक सेना के व्यक्ति को ही कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा। तीनों सेनाओं में जो भी ये पद दिए गए हैं, जैसे आपको नियमित जो हमारी आर्मी है उसमें बात की जाए तो ब्रिगेडियर से ऊपर की पोस्ट, नौसेना में एडमिरल और एडमिरल जनरल जैसे पोस्ट होते हैं तो वहाँ पर उनसे ऊपर कोई व्यक्ति है उसको ले लिया जाएगा। वायुसेना में ग्रुप कैप्टन जैसे टर्म्स होते हैं तो वहाँ से ऐसे व्यक्तियों को ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा कमांडर इन चीफ, जो कि क्या काम करेंगे? मिल करके कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या न्यूज़ है। और जब भी डिफेंस से रिलेटेड कोई मामला आए तो वहाँ पर आप इस तरीके के आंसर को कोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं, सो दैट ये लगेगा कि आप करंट से वाकिफ़ हैं और क्या चल रहा है देश में, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट डिफेंस को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है, इस दिशा में आपकी नॉलेज है, ये इससे पता चलता है। ठीक, अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज नॉर्म्स फॉर कंफर्मिंग हीट रिलेटेड डेथ्स। तो मैंने बात की कि ये जो एडवाइजरी है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की है। कौन है मिनिस्टर? मनसुख मांडविया जी। और उन्होंने जो है वो एक एडवाइजरी जारी की है, किसके लिए? जितने भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनको बोला है कि अभी जो है हीट की वजह से जितने भी केसेस आने वाले हैं उसके लिए आप पहले से ही अपने यहाँ पे सारे बेड्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जो जो आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आप इंश्योर करके रखिए। किसी भी तरीके का ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर इतना बर्डन बढ़ गया, केसेस आ रहे हैं, फिर न्यूज़ निकल के आ रही है कि लोगों के पास में व्यवस्था ही नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, दिक्कतें हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। ठीक है, तो एक बस जनरल अवेयरनेस के लिए, साथ के साथ में इसमें ये भी बोला गया है कि जो ऑटोप्सी वगैरह होती है और जो भी ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जाएंगे या फिर यूरिन सैंपल्स, जो भी चीज़ें ली जाती हैं तो उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कलोड बढ़ने की वजह से इधर उधर चीज़ें हो गई। मतलब कि अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रख लेनी है सारे हॉस्पिटल्स को इसके रिगार्डिंग। तो हीट वेव के रिगार्डिंग जो है या फिर हीट से होने वाली डेथ के रिगार्डिंग ये एडवाइजरी हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की है। ठीक है, अब चलते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 के लिए आपके क्लाइमेट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और यहाँ से आप एक यूनिक आंसर जो है वो ले सकते हैं। क्या बात की गई है, अभी इस तरीके के भी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं। हमारे यहाँ चीज़ ये है कि जनता परेशान है कि गवर्नमेंट ध्यान क्यों नहीं दे रही है। अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है और बहुत सारी दिक्कतें निकल के आ रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो हमारे यहाँ ये समस्या चलती है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं ध्यान दे रही है। और यहाँ पर पोलैंड में जो है वहाँ पर ये समस्या चल रही है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा ही ध्यान
ध्यान दे रही है क्लाइमेट के ऊपर, और किसान चाहते हैं कि भैया इस तरीके से काम नहीं चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा मुद्दा है। क्या है कि जो पोलैंड की जो गवर्नमेंट है, जो कि ईयू के अंदर एक सब यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करते हैं, वो उनको यूरोपियन यूनियन को ही अपना एक तरीके से मेन मान करके सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ईयू ने जब यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट पॉलिसी बनाई तो उसमें चीज़ें क्या थी, वो पोलैंड पर भी लागू हो रही थी, पॉलिश जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके ऊपर भी लागू हो रही थी। पॉलिसी क्या थी, उसमें चीज़ें ये मेंशन की गई थी कि अब किसानों को गवर्नमेंट बताएगी कि किस समय में उनको किस अनाज को उगाना है, क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जैसे कि होता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर स्टेबल बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि गेहूँ से निकलने वाली जो पराली जिसको बोलते हैं, तो कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जिस तरीके से धान गेहूँ की ऐसी किस्म लगाई जाए जिससे कम से कम स्टेबल्स निकले, या फिर कुछ पूषा डिकम्पोजर जैसी चीज़ें उनका यूज़ किया जाए। तो ये हमारे किसान तो जो गवर्नमेंट बोलती है उस चीज़ को मानते हैं और इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं, पर यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ही एडवांस्ड हैं और वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के कि ज़मीन हमारी है, हमें ये राइट होना चाहिए कि हमें किस समय में क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना है। गवर्नमेंट हमको नहीं बता सकती कि हम क्या उगाएं, क्या नहीं उगाएं। हम कोई दास नहीं है, हमारी ज़मीन है, तो हम बिल्कुल इसके लिए अथॉरिटी रखते हैं, हमें अपनी किस फसल को उगाना है, किसको नहीं उगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलग तरीके का कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया है। गवर्नमेंट जाती है, ईयू जो जाती है वो क्लाइमेट को बचाना चाहती है, और फार्मर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना जो अधिकार है देख रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म निकल के आया है ग्रीन डील। ग्रीन डील इसीलिए बोला गया है, ये ग्रीन डील जो टर्म है वो इससे रिलेटेड है कि किसानों को किस समय में क्या फसल उगानी है ये बताएगा कौन, यूरोपियन यूनियन। और ये ग्रीन डील टर्म जो है वो ईयू से ही रिलेटेड है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड मुद्दा आया हुआ है जिसके लेकर के मामला चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो हमारी क्या है, इसको मैप के थ्रू भी समझेंगे कि क्या है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्या इशू है और क्यों हो रहा है, ठीक है। पहली बात ये बोली गई है कि इंडिया बैक्स पैलेस्टीन्स बिड फॉर फुल यूएन मेंबरशिप। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में जो है पैलेस्तीन को क्या है मेंबरशिप दिलाने के लिए वोटिंग कराई गई थी। तो लगभग जितने देश हैं, लगभग 193 जो है इसमें हैं देश आते हैं यूनाइटेड नेशंस में, और इनमें से लगभग 143 देशों ने क्या किया है, पैलेस्तीन के फेवर में वोट किया है, और इसमें इंडिया भी एक है, ठीक है। तो भारत ने भी क्या किया है, पैलेस्तीन को मेंबरशिप देने के लिए समर्थन दिया है, अप्रूव किया है, ठीक। तो ये हमारी न्यूज़ है। अब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे कुछ इक्वेशंस चेंज होंगे, ठीक है। इजराइल के साथ भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, हालांकि इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों का कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो 79th जो सेशन था जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसमें ये सारी चीज़ें बोली गई थी, ठीक है। और ये पूरा जो है आपका मीटिंग हुई, और मीटिंग में पैलेस्तीन के लिए 143 कंट्रीज़ ने समर्थन दिया कि हाँ इनको क्या कर दिया जाए, एक तरीके से यहाँ पर मेंबरशिप दे दी जाए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इजराइल, भारत और पैलेस्तीन के संबंधों के बारे में। 1988 में हमने इस जो पैलेस्तीन है उसको एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया था, और सबसे पहले हम ही थे जिन्होंने पैलेस्तीन को एक स्वतंत्र देश माना था। इसके पहले इजराइल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था। इजराइल को हमने से एक देश कब माना था, 1950 के अराउंड में। तो 1950 के अराउंड इजराइल और भारत के बीच में संबंध स्थापित हो गए थे लगभग, लेकिन जो पैलेस्तीन के साथ है 1988 में हमने रिकॉग्नाइज़ किया, और इंडिया फर्स्ट था पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने वाला। तो इस तरीके का कहीं स्टेटमेंट आपको मिल जाए कि क्या इंडिया फर्स्ट था, तो बिल्कुल इंडिया फर्स्ट था पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने वाला। अब देखते हैं कि मुद्दा कहाँ पे निकल के आ रहा है। अभी हमने इजराइल और यूएसए का भी बीच में मुद्दा देखा, वो भी पैलेस्टीन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैप के थ्रू पढ़ाई कर लेते हैं कि क्या पूरा मुद्दा है। देखिए, ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये पहले पार्ट हुआ करता था पैलेस्तीन का, ठीक है। ये पूरा हिस्सा पहले पैलेस्तीन का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद में इजराइल में यहूदी लोग जो आए, उन्होंने धीरे धीरे इनको कैप्चर करना शुरू किया, और अब ऐसा हो गया है कि जो पैलेस्तीन है वो केवल यहाँ और यहाँ तक सिमट के रह गया है, मतलब छोटे से पार्ट में सिमट के रह गया है। एक तो ये गाजा, जिसको गाजा पट्टी बोलते हैं, यही इसके लिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और दूसरा ये वेस्ट बैंक, ठीक है। तो ये इतना हिस्सा ही केवल
केवल बच रहा है किसके लिए, पैलेस्टीन के लिए। बाकी ये जो पूरा हिस्सा है इस पर किसने अधिकार कर लिया है, इजराइल ने। अब इसी के लिए पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अब इजराइल जो है वो ये जो गाजा है और वेस्ट बैंक है इसको भी अब क्या करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा क्यों कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि वेस्ट बैंक में ये जेरूसलम है और जेरूसलम जो है वो यहूदियों का एक फेमस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इजराइल चाहता है कि ये वाला एरिया भी हम कैप्चर कर लें। तो ये पूरा मुद्दा है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ से क्वेश्चन का कैसे बनेगा, यूपीएससी में जनरली आपने लास्ट ईयर पेपर देखा होगा तो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था और वहाँ पर पूछ लिया गया था क्या, कोई मुद्दा नहीं पूछा गया, कोई चीज़ नहीं पूछी गई, यूक्रेन रशिया के वॉर के लिए पूछ लिया गया मैप, और वहाँ पर भी यूक्रेन का बॉर्डर किससे किससे लगता है इसके बारे में क्वेश्चन बन गया था, है ना। तो अभी हम यहाँ पर इज़राइल वाला देख लेते हैं कि इज़राइल और पैलेस्टीन के वॉर में किसके साथ में किसकी बॉर्डर लग रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इज़राइल के साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इज़राइल के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है। तो ये रहा इज़राइल, इसकी सीमा लग रही है इधर जॉर्डन, ऊपर आपको दिख रहा है ये सीरिया, यहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ा सा हिस्सा लेबनान का, और यहाँ पर आपको दिख रहा है इजिप्ट। तो इज़राइल की सीमा किसके किसके साथ लग रही है, लेबनान के साथ लग रही है, सीरिया के साथ भी लग रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है जॉर्डन के साथ लग रही है, और यहाँ इजिप्ट के साथ लग रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीमाओं से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है कि मैप में जा कर के आपको देखना है कि कहाँ पर कौन से देश की सीमा इज़राइल के साथ लग रही है और नहीं लग रही है, मेडिटेरेनियन सी के साथ में किसकी सीमा लगती है नहीं लगती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिटेरेनियन सी के रिस्पेक्ट में कि क्या जॉर्डन की सीमा मेडिटेरेनियन से लगती है, तो नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि बीच में इजराइल आ जाता है ना। तो इस तरीके से जब आप मैपिंग कर रहे होंगे तो आपको केवल एक सेक्शन नहीं देखना होता है, मैपिंग में आपको आसपास के सभी सेक्शंस देखने होते हैं वहाँ पर कि क्या वहाँ की लोकेलिटी है, कौन सी नदी वहाँ से निकल रही है, कौन सा वहाँ से सागर निकल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट कनाल है, कोई इंपॉर्टेंट आपके वाटर स्ट्रेट है, जो भी न्यूज़ में रहते हैं, तो पूरा आपको वो एरिया ही देखना होता है। तो हमने देखा इजराइल के बारे में, आसपास की कंट्रीज़ के बारे में, अभी आपको मैप में जाकर के इसको खुद से भी एक बार ही देखना है। ठीक, अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ कि हमारे क्या संबंध रहे हैं अभी तक। तो मैंने बता दिया कि एक मुंबई का जो वाणिज्य दूतावास है 1953 में हमने इज़राइल के साथ में काम धाम करना शुरू किया था। 1950 में हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, इज़राइल को मान्यता दे दी थी 1950 में। ठीक है, और उसके बाद 1953 में बायलैटरल जो रिलेशन है इज़राइल के साथ आए। उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में। यहूदी जो थे वो लड़ रहे थे पैलेस्टीनियन से। ठीक है, तो वहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ 1982 में, लगभग 6 साल के लिए ये सारा एरिया बंद कर दिया गया। और उसके बाद 88 में क्या हुआ, वापस से पैलेस्टीन निकल के आया और उसने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित किया। और इंडिया फर्स्ट था जब उसने क्या किया था, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ किया था। उसके लिए एक और फैक्ट है कि इज़राइल में 1992 तक कोई भी भारतीय दूतावास नहीं था, बाद में वहाँ पर चीज़ें खोली गई थी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि ये वॉर चलता रहा इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में, उसके बाद कौन निकल के आएगा, इस तरीके की चीज़ें होती रहीं। फिर 1988 में फाइनली जो है वो क्या हुआ, यरूशलेम से चीज़ें निकल के आई और बोला गया कि अब एक स्वतंत्र देश बन गया है, कौन, फ़िलिस्तीन यानी कि पैलेस्टीन, और उसको हमने रिकॉग्नाइज़ भी कर लिया इस तरीके से। ठीक है, साथ के साथ में व्यापार के रिलेटेड अगर हम बात करें, धार्मिक आधार पर भी हमारे संबंध हैं इन देशों के साथ थोड़े बहुत। व्यापार के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम इज़राइल से डिफेंस में इक्विपमेंट लेते हैं, तो इज़राइल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ के साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखा जाए तो हम मानवता के सिद्धांत को, वसुधैव कुटुंबकम को सिद्धांत को बहुत फॉलो करते हैं। तो पैलेस्तीन के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, वहाँ के बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो एक ह्यूमैनिटेरियन मानवता का भी संबंध हम पैलेस्टीन के साथ भी रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना क्या होता है, भारत के लिए ज़रूरी होता है। और भारत हमेशा ये करता भी है, जहाँ पर उसको लगता है कि चीज़ें बोलनी है वहाँ पर वो बोलता है, जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर चुप रहना ठीक है, तो फिर वो इंटरनल मैटर में नहीं पड़ता दो देशों के। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ बिल्कुल यूएसए और इजराइल से रिलेटेड है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस यही बात चल रही है कि बाइडेन जो है उन्होंने बोला है कि अगर नेतन्याहू ने वॉर नहीं रोकी तो हम अपने यहाँ से क्या नहीं देंगे, हथियार नहीं देंगे। पर नेतन्याहू ने भी बोला है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ खड़ा भी नहीं रहेगा तो मैं अकेले खड़ा रहूँगा, लेकिन वॉर तो नहीं रुकेगी। कुछ भी हो जाए, मेरे पास इतने हथियार हैं, मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ,
लड़ सकता हूँ। उन्होंने बोला है क्या, इफ़ वी हैव टू स्टैंड अलोन वी विल स्टैंड अलोन, यानी कि अगर हमें अकेले खड़ा रहना भी पड़ा इस युद्ध में तो हम खड़े रहेंगे अकेले। तो ये नेतन्याहू और जो बाइडन है इनके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जिन क्वेश्चंस को हमने बोला था, हमने इस पूरे हफ्ते जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए, संपत्ति से रिलेटेड हमने मुद्दा देखा है ना, हमने 9वीं अनुसूची जो है 9th शेड्यूल है उसके बारे में भी देखा कि उसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, साथ के साथ में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने 5-6 क्वेश्चन लगाए हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे, क्योंकि ये संपत्ति वाला चीज़ जो था वो बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा था। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और जो इसके आंसर होंगे उसको कल हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। अभी आपको इसमें रिसर्च करनी है थोड़ी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है तो आप इसके आंसर तक पहुँच जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो कल हम करेंगे इसको पूरा एनालाइज करेंगे, तब तक के लिए आज आपको खुद से रिसर्च करनी है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, मतलब कि 9th शेड्यूल जो है वो कब जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आपको बताना क्या है, आंसर इसमें से चुनना है। ऑप्शन ए है फर्स्ट संशोधन के द्वारा, दूसरा है 8वें संशोधन के द्वारा, तीसरा है ऑप्शन सी 9वें संशोधन के द्वारा, या फिर चौथा है ऑप्शन डी 42nd जो संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा, ठीक है। तो आपको बताना है कि 9वीं अनुसूची जो है वो संविधान में कब जोड़ी गई है, ठीक है। ज़मीन से रिलेटेड ये मामला है। अभी हमने पूरे हफ्ते ज़मीन से रिलेटेड ही आर्टिकल डिस्कस किया है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। 9th शेड्यूल में क्या चीज़ें हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, कल हमने डिस्कस किया था एनजीटी के बारे में। कल मैंने असम से रिलेटेड एक न्यूज़ बताई थी जिसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो मामले हैं उसमें क्या है, असम का एक एरिया है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, और वहाँ पे वहाँ के जो अधिकारी हैं, फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पोलिंग बूथ बना दिया था। तब एनजीटी ने इसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट दी थी और क्वेश्चन पूछा था स्टेट गवर्नमेंट से और साथ के साथ उस ऑफिसर से कि किस बेसिस पे उन्होंने ये काम किया। तो एनजीटी के बारे में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देख लीजिए इसको। ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है, ठीक है। तो मैंने कल बात की थी, जब मैं एनजीटी पढ़ा रही थी तब मैंने ही बात की थी कि जो एनजीटी है वो आपके आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है ना। आर्टिकल 21 में क्या आता है, स्वच्छ पर्यावरण, है ना, और स्वच्छ पर्यावरण आपका अधिकार है जो कि आर्टिकल 21 के जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंदर आता है। तो उसी से रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है, ठीक। किसके बारे में बात की जा रही है कि जो एनजीटी है, अधिनियम 2010 है, वो किस प्रावधान के तहत अधिनियमित हुआ है, किस प्रावधान के तहत बना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। दूसरा अपना ऑप्शन क्या है, ये है अनुच्छेद 275 के बारे में, कि अनुच्छेद 275 जो है इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान, मतलब कि क्या है, आर्टिकल 275 में एसटी एससी जो जनजाति है उनके लिए कुछ प्रावधान करने के लिए अनुदान देने के लिए बात की गई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या फिर ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 243A के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, 1-2 ऑप्शंस आपको पता होते हैं, बाकी 2 ऑप्शन आपको मान लीजिए नहीं पता या फिर आपने डिस्कस नहीं किया, उस पर भी रिसर्च करनी है आपको, क्योंकि क्या पता अगली बार फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऑप्शन फिर से आ जाए क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आपको इस पर रिसर्च करनी है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को
अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके लिए, जनजातीय भूमि के लिए जो भी खनन होता है। खनन से रिलेटेड भी हमने एक चीज़ करा था, आर्टिकल किया था कि माइनिंग से रिलेटेड भी न्यूज़ आई हुई है। कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो अरावली रेंज पर माइनिंग से रिलेटेड था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है आपसे कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जनजातीय भूमि होती हैं, वहाँ पे खनन का अधिकार दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या है इसके, तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, और कल हम इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आया 9वीं अनुसूची से कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, अब जब मैंने 9th शेड्यूल पढ़ाया है, न्यायिक सक्रियता के बारे में बताया है और जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया है, तो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है कि कौन से मामले हैं जिसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि संसद किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगा, और अगर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई टॉपिक है वो शामिल हो गया तो फिर वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू न्यायालय नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान में पढ़िए और आंसर दीजिए। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये जो है हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं ना इन्वायरमेंट लेवल पे, यूएनएफसी वगैरह जैसे हो गया, उससे रिलेटेड है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, तो UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन, तो ऑप्शन ए क्या है, स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन के द्वारा किया गया था। ठीक है, या फिर रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो भी बैठक हुई थी उसके आधार पर किया गया था, या फिर जोहान्सबर्ग में 2002 में जो संधारणीय विकास के लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो मीटिंग हुई थी उसमें किया गया था, या फिर संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था कोपेनहेग में 2009 में, उसमें किया गया था। तो आपको बताना है कि UNFCCC को किस कन्वेंशन के तहत या किस बैठक में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। साथ के साथ में फिर से एक संपत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। तो मैंने बताया हुआ है ये कि ये फंडामेंटल राइट है या फिर लीगल राइट है। ठीक है, याद करिए आर्टिकल 301 या फिर ए, मैंने डिस्कस किया हुआ है, मुझे ये याद है। आप लोगों को याद है कि नहीं देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है सारे क्वेश्चन के आंसर जितना आप कर पाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के बताने हैं, जितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर क्वेश्चन देख करके इसका आंसर कर पाए, आपको वो क्वेश्चन का एक कीवर्ड डाल देना है और उसका आंसर आपको दे देना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आप उसका आंसर कर दीजिए। ठीक, कल हम इसको इन डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे कल के, जो न्यूज़ होगी उसको इन डिटेल चर्चा करेंगे। साथ के साथ आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उनको भी सब अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुक्रिया।